अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी और जनाब हसनात मलिक। आज एक और सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम होने जा रही है। एक और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने अपने ही साथी जजों के सामने एक आइनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें एक शोकाज नोटिस का जवाब भी साथ मुंसलिक किया गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस कार्रवाई को चैलेंज किया गया है जिस कार्रवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से ये कहा गया था कि उनके ऊपर जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्ज़ामात हैं और करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके जवाब दिए जाएँ। तो आज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया है, बल्कि जुडिशल काउंसिल के जारी करदा शोकाज नोटिस और उसका जवाब भी दिया है और वो ये सब कुछ उन्होंने एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अज़ खुद ही अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात और उनके जो जवाब हैं वो आइनी दरख्वास्त के साथ दायर करके इसको मंज़र आम पे लाया है। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि आम तौर पे कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आवाम से छुपी नहीं होनी चाहिए और जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अभी तक बंद कमरे में थी, खुफिया थी और क्या इल्ज़ामात थे, क्या जवाबात थे, ये चीज़ सामने आज पहली बार आई है। तो कयूम सिद्दीकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो आइनी दरख्वास्त आज दायर की है और उसके साथ शोकाज नोटिस के जो जवाबात दिए हैं, तो उनमें बड़े ही तकनीकी और दिलचस्प किस्म के इल्ज़ामात हैं और जवाबात भी हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम जो लगा है, मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। उसके मुताबिक जस्टिस नकवी जो थे, उन्होंने मखसूस मुकदमा अपने सामने लगाया और ये मुकदमा था वो DPO डोगर का, जिसके हवाले से एक ऑडियो टेप भी लीक हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ हलाई जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं और फिर परवेज़ हलाई अपने वकील से भी कह रहे हैं कि जो DPO का बज़ाहिर केस है वो उन्हीं के सामने लगाया जाए, यानी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के सामने, और ऐसा हुआ भी। तो इस इल्ज़ाम के हवाले से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने तो इसकी तरदीद किया और कहा है कि बेंचेस बनाना तो चीफ जस्टिस का काम है, मैंने नहीं बनाए थे। तो इस इल्ज़ाम और इसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जवाब को आप कैसे देखते हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये बात तो ठीक है कि जब ये ऑडियो लीक हुई तो फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी शोर गोगा हुआ और इस पर हमने फिर ये देखा कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बना दिया गया जस्टिस काजी फईसा की सरबराही में, और फिर जो है उस कमीशन को काम नहीं करने दिया गया, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी ऑडियोज़ का हवाला था जो बंदयाल साहब की खुश दामन थी उनका और ख्वाजा ताहिर रहीम साहब की अहलिया जो है उनके दरमियान, जिसमें वो कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। तो वो सारी सूरत हाल थी, तो वो उसको तो रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ही ने रोक दिया उसको, और जो मैटर इससे मुतालिक था वो भी फिर उसमें चला गया। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मतलब एक पूरी कहानी है कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को फिर चलने ही नहीं दिया गया ना। सुप्रीम कोर्ट फिर वो जब जजेस पे एतराज़ आया तो उसका जजमेंट भी रोका गया और फिर उसके बाद सारा सिलसिला। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी यही कह रहे हैं कि वो ऑडियो लीक्स कमीशन भी उसने कोई फाइंडिंग नहीं दी। कोई फाइंडिंग कैसे देता? सुप्रीम कोर्ट ने उसको काम करने से रोक दिया। आपको याद है ना कि जब उनको कहा गया कि बगैर सुने हुए जो है कमीशन को रोक दिया गया। तो एनीवेज, तो उसके बाद से इसकी कार्रवाई ही नहीं हुई है। तो पहले तो कमीशन ने यही चेक करना था कि आया ये ऑडियो लीक्स जो हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। तो उसके वाले से एक इब्तदाई 1 या 2 प्रोसीडिंग्स हुई थी जिसमें नोटिस भी हुए थे, मैं भी उसमें शामिल था। तो मैं तो पेश हो गया था, लेकिन ना आप ज़ुबैरी साहब आए थे और ना, क्योंकि आपकी भी एक ऑडियो थी ना, जी हाँ, ख्वाजा तारिक रहीम के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब वो जो है इस सिलसिले में तो जाहिर है ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी वो तो कभी इन्वेस्टिगेट हुई नहीं है ना। लेकिन ये भी एक गैर मामूली बात थी। कहते तो हैं कि जनाब वो 3 महीने पहले या 1.5 महीना पहले फिक्स हो गया था, 26/11 को 2022 को वो मुकदमा फिक्स हो गया था, जबकि हमने उसको 16 को सुना, 2 को तकरीबन 2-3 महीने के बाद।
तो एनीवेज अच्छा, इसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ये भी कह रहे हैं कि वो जो शुरू में डोगर डीपीओ डोगर का केस सुनने वाला बेंच था 2 जजेस से, मगर बाद में वो 3 जजेस हो गए और ये फैसला 3 जजेस का था। हाँ। मैं बाकी 2 जजेस पे कैसे असरअंदाज होता। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हसनात साहब पहले बुला लिया था 2 जजों ने, 2 जजेस और उसके बाद एक जज ऐड किया गया। अब समझ आ रही है क्यों मुनीब अख्तर गालिबन ऐड किया गया उनको जी। तो ये जो जवाब है कि ये तो 3 जजों का फैसला था। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं मुझे सिंगल आउट कर रहे हैं, मुझे तो क्यों फिर किया उनको जा रहा है कि मैं जो है वो इस पीछे हूँ। और आपको याद होगा इससे पहले एक सो मोटो लिया जैसे बंदयाल ने कि जी जो करप्शन के केसेस में जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के मामलात में इंटरफेरेंस हो रही है पॉलिटिकल साइड से, और वो भी जैसे मज़ाहिर ने ही एक नोट जारी किया था और उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सो मोटो लिया था। फिर उस केस का क्या हुआ? वो उसमें कुछ 4-5 समातें हुई और बल्कि जस्टिस मज़ाहिर ने ये भी पूछा था कि जो एक्विटल हुई हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ की, उस पर क्या अपील फाइल हुई है, कब होगी। लेकिन उसके बाद वो केस लगा नहीं है और बज़ाहिर उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब को ये परेशानी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज लगाने हैं, तो वो शहबाज शरीफ के साथ जो है वो बैक चैनल उनके मामला चल रहे थे, तो वो केस जो है वो दब गया था। इसमें ये कह रहे हैं कि मैं अकेला तो नहीं था, 3 जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद, मगर इनके कहने पे, इन्हीं के ऑर्डर पे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी भागते भागते हाँफते सुप्रीम कोर्ट में आए थे 1 घंटे के नोटिस के ऊपर, और फिर उनसे कहा गया था कि आप वक्त पे इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे। अच्छा हसनात साहब, एक दूसरा जो इल्ज़ाम एक लगाया गया है कि ये जस्टिस नकवी ने लाहौर में सेंट जॉन्स पार्क लाहौर कैंटोनमेंट की एक प्रॉपर्टी है 1983 स्क्वायर यार्ड की, और एक और भी ये ना वो भी 3 रुकनी बेंच था ना, जब यहाँ पे डी चौक में आने के लिए लॉन्ग मार्च 25 मई को लेके आ रहे थे, नहीं आ रहे थे हुकूमत ने, तो फिर उसमें भी यही उस बेंच में भी जनाब। बहरहाल अब दूसरे इल्जाम पे हम आ जाते हैं। इसमें लाहौर की कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है 1983 स्क्वायर यार्ड की, और ये चौधरी मोहम्मद शहबाज जो है उनसे खरीदी गई, और उनके एक बेटे थे जो अभी 18 साल की उम्र से थोड़ा सा ऊपर हुए थे, उन दोनों को जाहिर किया गया उस प्रॉपर्टी में मालिक, जबकि 2 छोटे डिपेंडेंट्स भी थे, माइनर्स भी थे, उनको जो है जाहिर नहीं किया गया। बहरहाल इस इल्ज़ाम के तहत इस प्रॉपर्टी की जो असल कीमत थी वो 50 करोड़ थी, जबकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने वो 10 करोड़ की ये प्रॉपर्टी खरीदी। 10 करोड़ 64 लाख 13 करोड़ नहीं करे 10 करोड़ 64 लाख 10 करोड़ 64 लाख की सेल डीड के ऊपर तो यही लिखा नहीं, लेकिन वो 13 करोड़ ये कीमत में जो डिफरेंस है, जैसे मुज़ाहिर नकवी कह रहे हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो रेट्स को तय करता है, तो ये कीमत में इतना डिफरेंस जुडिशल काउंसिल ने आज खुद कैसे तय कर? देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है, डीसी रेट कंटोनमेंट में उसने तय की है, डिस्प्यूट नहीं आया। तो एक तो टैक्स अथॉरिटीज़ ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। टैक्स अथॉरिटीज़ मुझसे पूछे ना कि जी मेरी ये जो मैंने प्रॉपर्टी दी है या इस हवाले से, तो ये जो डायरेक्टली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले में इंटरवीन की है ये गलत है। पहले सुप्रीम एफबीआर इंक्वायरी करे और फिर असेसमेंट दे इस हवाले से, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती थी। अब वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस मामले में वो मेंटली प्रिपेयर थे, और उनका जवाब ये है कि जी डीसी रेट है, इसमें कानूनी तौर पे सारी चीज़ें पूरी हैं, और आप कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है? क्या पर क्योंकि जब डीसी कह रहा है कि मुझे जो वो 13 करोड़ या 10 करोड़ की मिली है, तो कैसे डिस्प्यूट हो रहा है? लेकिन ये डीसी जो कह रहा है इतनी डिस्क्रिपेंसी तो नहीं हो सकती है। डीसी रेट पे कितने लोग प्रॉपर्टी खरीद लाहौर में इस जगह पे एक्चुअल क्या है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे तो देखिए वहाँ पे जो रेजिडेंट हैं, एक बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, बड़ी प्राइम जगह है, और उन्होंने हाल ही में उन्होंने कहा कि 1 कनाल की प्रॉपर्टी जो है वो तकरीबन 10 करोड़ प्लस के ऊपर 1 कनाल का प्लॉट है। और ये जो कनाल जो 100 सेंट जॉन्स पार्क की बात हो रही है जिस प्रॉपर्टी की, ये तकरीबन जो है 1988 तकरीबन जो है 4 कनाल से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर एक साहब ने वो प्रॉपर्टी कुछ अर्सा पहले इनसे वो 9-10 करोड़ रुपए की 1 कनाल की खरीदी, तो 4 कनाल की प्रॉपर्टी की क्या कीमत हो सकती है? जो भी कर लें ऊपर नीचे करके, तो ये नहीं हो सकती। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब इस जवाब के अंदर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ भी है,
और वो ये है वो जो आपने कहा ना लीगल हेयर्स नहीं बताया, उन्होंने कहा ये तो सेलर का काम था, बताता आगे आगे जाके हम उस पर आ रहे हैं। वो तीसरा इल्जाम तो मेरा जो है ना वो ये है कि देखें कि एक प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 50 करोड़ की है, वो 10.25, 10.5 या 13 करोड़ रुपए के अंदर नकवी साहब परचेज करते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तो विक्टिम हूँ। अब ये बड़ी एक अजीब सी, ये आप विक्टिम की तरफ भी आते हैं, क्योंकि तीसरा इल्ज़ाम भी यही है कि उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी यही वाली, इसमें जिन 2 अफराद से खरीदी, उन 2 अफराद के अलावा 2 मजीद अफराद थे जो इस प्रॉपर्टी के मालिक थे, उनको जाहिर नहीं किया गया। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कहना है कि उनको तो पता ही नहीं था, और ये तो उनको पता चला कि उनको उस दिन पता चला जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको बुलाया 21 नवंबर को और कहा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी में ये जो वारिस हैं ये 2 तो नहीं है तो 4 थे, आपने 2 से कैसे खरीद ली। तो उनका ये कहना है कि ना तो नादरा के रिकॉर्ड में, ना कैंटोनमेंट बोर्ड के रिकॉर्ड में, और जो नादरा का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें कहीं भी इन 2 छोटे बच्चों का जिक्र नहीं था। वो डॉक्टर बिस्मा जो फोत हुई थी उनके वारिस थे, और ये प्रॉपर्टी डॉक्टर बिस्मा की थी। और डॉक्टर बिस्मा का एक केस भी लगा। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता था, ये तो सेलर का काम था और सेलर ने ये चीज़ें करनी थी, और अगर इलीगलिटी हुई है तो उनकी तरफ से हुई है। मैं तो बोनाफाइड एक परचेजर हूँ और मैंने पैसे जो है वो दिए और मुझे प्रॉपर्टी मिल गई। अब ये मुझे नहीं पता था कि 2 जो है वो लीगल हेयर्स जो माइनर हैं वो भी थे। अब ये जैसे नकवी साहब का, तो आपके ख्याल में ये उनका जो जवाब है ये किस हद तक मुनासिब है, मंतकी? अब देखने ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है। सुप्रीम कोर्ट का जज है जिसके साथ बजायर वो कह रहा है मेरे साथ फ्रॉड हो गया, उन्होंने लिखा है अच्छा मैं तो विक्टिम हूं, मेरे साथ तो जुल्म हो गया। अब इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे अगर ये 2 माइनर? कॉन्सिक्वेंस तो छोड़े, पहले ये बताइए कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, क्योंकि आमतौर पे कहते हैं ना जज लोगों, हाँ भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया आपने, मतीला जान साहब बात ये है कि ये खुद कह रहे हैं कि ये जब 21 को उनके सामने ये सारी चीजें आई तो उनको पता लगा कि जी हाँ ये तो 2 लीगल हेयर्स भी थे। तो क्या उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई ये हाँ बतौर जज ये बिल्कुल एक गलत ट्रांजैक्शन हुई है इस तरह की, तो मैं कंप्लेंट करूंगा? नहीं मैं ये वापस करता हूँ। हाँ। नहीं वो घर बना रहे हैं, कैसे करें वो कम से कम वो कह रहे हैं 3 करोड़ का मैंने कर्जा लिया है, उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। 5 कनाल की 4 वो ये कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हो गया, एक तो मुझे प्रॉपर्टी बेच दी गई इतनी महंगी 13 करोड़ 5 मरले का घर जो है ना 1.5-1.25 करोड़ रुपए में बनता है, ठीक है ना। तो ये 4 कनाल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर 3 करोड़ में कंस्ट्रक्शन अभी जो जारी है ना, बना तो नहीं, वो भी तो जारी है, मजीद कर्जा ले लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी अहम पहलू पे बात जारी रखेंगे। हम बात कर रहे हैं उन इल्ज़ामात की जो शोकाज में लगाए गए, और आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने पहली बार खुद ही अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मंजर आम पे लाया है। एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे लगाए गए इल्ज़ामात जो उन्होंने ख़ुद ही आज मंज़र-ए-आम पे लाए हैं। और इन इल्ज़ामात में जो तीसरे नंबर पे शो काज नोटिस के अंदर जो इल्ज़ाम हैं उसमें ये डॉक्टर बिस्मा वारसी की ये प्रॉपर्टी थी लाहौर की कैंटोनमेंट के इलाके की, और उसमें जब डॉक्टर बिस्मा की 2020 में डेथ हुई तो जो उनके वारिस थे वो एक शोहर उनका पीछे वारिस था और 3 बच्चे थे, और 3 बच्चों में से एक बच्चा जो था वो जब 18 साल से ऊपर उम्र का हुआ तो उनके शोहर ने मोहम्मद शहबाज ने अपने उस एक बच्चे को वारिस जाहिर किया, बाकी 2 छोटे बच्चे जो उस वक्त 13 साल और 12 साल के थे उनको वारसों में जाहिर नहीं किया, और उस एक बच्चे को जो 18 साल से ऊपर था वारिस जाहिर करके उन दोनों ने ये प्रॉपर्टी बेच दी। और जैसे मुज़ाहिर नकवी कहते हैं बाकी जो छोटे बच्चे थे उनका तो मुझे बताया ही नहीं गया, और वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ना ही उन 2 छोटे बच्चों का जिक्र फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है जो नादरा का सर्टिफिकेट होता है, और ना ही जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के रिकॉर्ड में है, ना ही एक्सट्रैक्ट ऑफ GLR में है, ना ही लीज डीड में है, और ना ही इश्तिहारात में जो प्रोक्लेमेशन आई हैं उनके जवाब में कोई ऐसी मालूमात आई है, और ये प्रोक्लेमेशन कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये दी थी। तो उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का क्या कसूर हो सकता है? असला साहब आपसे शुरू कर लें। देखिए वो तो अब यही बात कर रहे हैं, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है, क्योंकि उस वक्त जो कंप्लेनेंट हैं उनके इल्ज़ामात बड़े सीरियस हैं, और वो कहते हैं कि उस वक्त ये भी एक कंप्लेनेंट ने कहा कि नवाजा गया। अब नवाजा कैसे गया, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रूव होने वाली हैं। ये शहबाज साहब हैं इनको भी बुलाया जाए
और ये बात नकवी साहब की ठीक भी होगी कि मुझे तो मालूम नहीं था कि ये इनके 2 बच्चे और भी हैं। और दूसरा जो सबसे अहम है कि नहीं, एक सेकंड, मुझे इस बात पे एतराज़ है, एक सुप्रीम हाई कोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, वो ड्यू डिलीजेंस और फिर वो नादरा, अच्छा ये भी एक काबिल तफ्तीश बात है और तशवीश भी है कि नादरा जैसे इदारे का सर्टिफिकेट भी जाली हो सकता है जिसमें 2 बच्चों का जिक्र ही नहीं है, फैमिली ट्री जो है वो उसके लिए तो फैमिली ट्री नहीं है, और फिर कंटोनमेंट बोर्ड का रिकॉर्ड में भी नहीं। अच्छा, अगर बच्चे की पैदाइश होती है आमतौर पे तो अगर कोई इतला ना दे तो रजिस्टर नहीं होता, ये भी तो एक मामला है ना। अगर बंदा, तो शहबाज साहब ने ये धोखाधड़ी अगर की है तो क्या मोहम्मद शहबाज के खिलाफ जस्टिस नकवी साहब ने कोई FIA में कोई जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरे साथ ये धोखा हुआ है, मुझे धोखे से, जैसे पिटीशन दाखिल करने से के बाद आप जब फैक्ट सारे इल्म में आ गए, आप इल्म में आ गए, तो आप कोई कंप्लेंट की FIA में, कोई नैब में, कोई क्या? देखिए वो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मामले को, अब ये तो जो शहबाज साहब हैं, अगर वो 2 माइनर जो हैं उनका जिक्र नहीं है तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी की तो डिस्प्यूट बन गया। नहीं, अगर माइनर का जिक्र हो जाता तो क्या फर्क पड़ता, क्यों नहीं किया आपके ख्याल में? ये क्या कानूनी हिच थी? ये मेरा ख्याल है ये है कि जब तक वो 18 साल के अडल्ट ना हो जाते उस वक्त तक गार्डियन मुकर्रर होता तो बड़ा मुश्किल था कि फिर प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, बेचना मतलब। तो एक 13 साल का था, एक 12 साल का था, तो ये तो 5-6 साल और वेट करना पड़ता उनको। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी बेचने, इसलिए इनको शो ही नहीं किया, सिर्फ एक बच्चा जो बड़ा हो गया था उसको शो कर। ये अब शहबाज साहब ने तो यही किया है। अब देखें कि इसमें नकवी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था और उनके साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। वो ये कहते हैं कि मैं तो खुद विक्टिम हूँ इस चीज, मैं खुद विक्टिम हूँ। ये बड़ा अफसोस की बात है वैसे नकवी साहब को। और वो एक बात अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, हम कानून की अपनी सारी जो है वो सारा कुछ है। मतीउल आजाद साहब ये कैसे विक्टिम हैं कि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो 10 करोड़ में ले लेते हैं, और फिर वो ये ऐसे विक्टिम हैं कि जो 2 लीगल हेयर हैं उनको उनके हक से महरूम कर देते हैं, और ये कैसे विक्टिम हैं कि ये सारा कुछ जो है वो इतनी जल्दी हो जाता है कि लीज से पहले लीज एग्रीमेंट बन जाता है, एक दिन के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो इनसे दूसरों के नाम से इनके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। सो स्पीड कमाल की है ना, और प्रॉपर्टी भी वो है जो कि एक लिटिगेंट के वजह से इनके सामने मुकदमा लगा के वो सामने आया। वो क्या केस है? अब वो इसी में जिक्र करते हैं कि वो कोई जस्टिस ऑफ पीस जो है उसके हवाले से कोई ऑर्डर था, डॉक्टर बिस्मा जिनकी ये प्रॉपर्टी थी, जो हमने इन्वेस्टिगेट किया। बात कर रहे हैं 2020 की बात है। तो अब वो जो है मतीउल आजाद साहब, जो हमने कुछ पूछा इधर उधर से लोगों से, तो उनका कहना था कि वो डॉक्टर बिस्मा जो है वो इसलिए आई थी कि कुछ उनके रिश्तेदार वगैरह थे, वो उनकी प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी जो 100 सेंट जून्स पार्क है, ये जो था इस पर कब्जा करके और रजिस्ट्री या जाली कुछ इस तरह के करने का कोई मुकदमा था, जिसमें उन्होंने इनके खिलाफ किसी एक्शन के लिए कहा, तो लेकिन नकवी साहब ने वो डिसमिस कर दी थी। तो वो खुद भी लिख रहे हैं कि वो तो मैंने उनकी डिसमिस कर दी थी, मतलब मैंने कोई उनके हक में तो फैसला नहीं दिया था, फैसला तो हक में देने की तो कोई इल्जाम ही नहीं लगा रहा, हालांकि उनके हक में भी होता तो क्या। ये वो है कि वो जो एलिगेशन है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी उस वक्त पहली मरतबा सरफेस के अंदर आई थी, और फिर उसके बाद जज साहब उसके ओनर बन जाते हैं, जो कुछ भी हुआ उनके साथ विक्टिम तो है ना। लेकिन ये तो 2022 में जाके ओनर बनते हैं 10 साल बाद, और कहते हैं कि ये 9 माह बाद मैं जो है उस शख्स को देखा, ये प्रॉपर्टी जब जिसने ली है, शहबाज जो नाम है, हाँ शहबाज जो उनका, हाँ। लेकिन ये बड़ी ही एक अजीब बात है कि डॉक्टर बिस्मा की डेथ होती है और फिर वही प्रॉपर्टी जो है उन्हीं जज के पास आती है जिस जज ने डॉक्टर बिस्मा का पहले केस सुना था। तो ये आपको लगता है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि मतीउल आजाद साहब विक्टिम तो मेरा ख्याल है लाहौर एक शहर, उसमें मे बी कोइंसिडेंस, मैं तो देख रहा हूँ कोइंसिडेंस देखे ना, क्या कोइंसिडेंस है, एक मुकदमा उनके सामने लगता है, फिर वो प्रॉपर्टी जो 50 करोड़ की है 10 करोड़ में खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद जो लीगल हेयर भी उनको पता नहीं लगते हैं, वो इतने मासूम जज हैं, और फिर उसके बाद अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी, और इन मासूम मुअज़्ज़ज़ जज के 2 बच्चे माशाल्लाह वकील भी हैं, और बहुत प्रैक्टिस एरिया में काम कर रहे हैं जिस एरिया में सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल, और उनका सारा प्रॉपर्टी देखिए कई दफा कौन है, हबीब रफीक, कई दफा उनका इसमें दिया मेंशन, जो प्रॉपर्टी के जो हैं, हाँ अच्छा कोई, और उसको स्मार्ट सिटी कैपिटल, स्मार्ट सिटी वाले रफीक वाले, हबीब रफीक वाले को, लेकिन अभी जैसे जायद रफीक, जैसे मज़ाहिर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि
मेरे रिटर्न कैसे कंप्लेनेंट के पास आए। सेक्शन 216 की वायलेशन इन्होंने की है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस मज़ाहिर उस वक्त काश अगर एक्शन ले लेते जब जस्टिस काजी फैसा और उनकी फैमिली के रिटर्न जो हैं वो वही डोगर और उनके ज़रिए कंप्लेंट फाइल हुई थी, रेफरेंस फाइल हुआ था और बार बार यही बात आ रही थी और जस्टिस ना उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एक अब जैसे याह्या अफरीदी ने उसमें बड़ा कहा था कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये जो FBI का रिकॉर्ड है ये ऑब्टेन किया है। तो ये अब जैसे नकवी साहब का ये डिटरमिन करना भी है ना, एक जरिए से मेरी बात हो रही थी तो वो कहते कि इस कंप्लेंट के अंदर जो है वो तो रिकॉर्ड तो लगा ही नहीं है, रिटर्न तो है ही नहीं, वो तो एक इल्जामात थे और मार्केट की नहीं तो ये बार और उनका इल्जाम सिर्फ ये था कि FBI के रिटर्न को 3 दफा रिवाइज किया गया है, तो अब एडमिटेड हो गया, तो अब उन्हें एडमिट भी कर लिया है और रिटर्न भी सामने कंफर्म। अच्छा, वैसे ये बड़ी हैरानगी है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिसेंट पास में कार्रवाइयाँ हुई शोकत, इफ्तिखार चोई साहब, जस्टिस काजी फैसा और अब जस्टिस मज़ाहिर, किसी ने भी पटिशन में इस तरह अपने शोकात का जवाब नहीं। जस्टिस मज़ाहिर को ये तो माने कि उन्होंने अपने शोकात का जो उनको जारी हुआ उसका जवाब भी पब्लिक कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया, ये उन्होंने मेरिट पे बात की है। लेकिन जस्टिस काजी फैसा ने तो पहले से मेरे ख्याल में कर दिया था और शोकास का वो उनका ये था कि जब सरीना ईसा जब आई थी उन्होंने एक वो जो ऑडियो वीडियो लीक और फिर उसके बाद जो FBI में जो चीज़ें चली, लेकिन उन्होंने पिटीशन में वो चीज़ नहीं। अब इसमें बहुत से लोग, बहुत से वकला भी ये बात कर रहे हैं कि जैसे मज़ाहिर जो है खुद फौजदारी क्रिमिनल ट्रायल करते रहे हैं और सबको उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि बहुत सा एविडेंस है। अब ये चीज़ें बहुत सी एडमिट कर गई हैं, जिस तरह उन्होंने अब ये एडमिट कर दिया है कि हाँ मैंने 3 दफ़ा रिवाइज किया है या ये सारी चीज़ें। तो ये इसमें ये देखे ना इनके जवाब को देख के कि जिस तरह से वो फेडरल एम्प्लॉयज गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर 3 प्लॉट हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी के अंदर प्लॉट है, फिर फलाना है और लेकिन वो मॉरल इशू बन सकता है, लीगली तो नहीं है, वो प्रॉपर्टी बेची, फिर गुलबर्ग की प्रॉपर्टी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जज साहब जो हैं वो जज कम और प्रॉपर्टी के बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब इनके जवाब। अच्छा, ये भी इल्जाम है कि डॉक्टर बिस्मा की डेथ के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने बज़ाहिर मुबैना तौर पे अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और जो मोहम्मद शहबाज और उनके एक बेटे हैं उनके नाम पे बतौर लीगल वारिस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने में मदद की और उनके नाम पे ट्रांसफ़र कराई और 24 जून को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है और 25 जून को ये प्रॉपर्टी जस्टिस मज़ाहिर नकवी खरीद लेते हैं अगले ही दिन। इसका जवाब मेरा ख्याल है उन्होंने दिया है कि नहीं दिया, और उसका जवाब उन्होंने यही कहा है कि पिटिशनर को ये मालूम नहीं था जब उसकी प्रॉपर्टी डिक्री हुई है उनके नाम पे, पिटिशनर को इस चीज़ का कोई मालूम नहीं था कि उस वक्त तो उन्हें प्रॉपर्टी का भी नहीं पता था। कहते हैं उससे अगले रोज़ उन्होंने उनसे प्रॉपर्टी ली तो उन्हें पता चला ये जिस रोज़ मतलब कि 24 जून को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी कहते हैं उन्हें नहीं पता था और जब उन्होंने 25 जून को वो प्रॉपर्टी ले ली है। और फिर ये भी कहा कि ये जो 2 माइनर्स थे इनका रिकॉर्ड किसी भी सरकारी इदारे के पास नहीं था। तो ये मतलब कि कोई यकीन करने वाली बात है कि हाई कोर्ट का जज है, एक सुप्रीम कोर्ट का भी जज रहे हैं, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्होंने वेरीफाई नहीं कर सके, या जब ये कैंटोनमेंट के रिकॉर्ड में छोटे बच्चों का नाम नहीं आया, ये कैसे नहीं आया, नादरा के रिकॉर्ड में भी नहीं, कैंटोनमेंट के रिकॉर्ड में नहीं, कोई लोग मदद कर रहे थे या क्या कर रहे थे? क्या ये नादरा और कैंटोनमेंट के जो लोग हैं जो उनके ऊपर भी इंक्वायरी होगी? क्या जुडिशल काउंसिल उनके हवाले में भी हकायक जानेगी? वैसे इतलात ये है कि SGC जब हियरिंग चल रही थी मीटिंग तो इतलात नहीं है, इसमें लिखा है उन्होंने, मज़ाहिर नकवी साहब ने लिखा है कि जनाब जब वहाँ पे आए तो फलां फलां सोसाइटी, फलां कोऑपरेटिव सोसाइटी, फलां वो उनके जो हैं अमला उसको बुलाया गया हुआ था विद डॉक्यूमेंट्स नहीं और उससे वेरीफाई हो गया कि बताया जाता है कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या इस तरह डिग्रीज होती हैं पंजाब में कि ये जो ये डिग्री हुई जिसमें सारी वेरिफिकेशन होती है ना कि ये लोग है नादरा से सर्टिफिकेट चेक करते हैं, और वो बड़ा हैरानगी का इज़हार किया गया कि पंजाब में इस तरह होता है ये चीज़। तो ये हैरानगी हुई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अभी तो मजीद हैरानी भी जो है मुंतज़िर है शायद किसी के लिए, और इस मामले को आप देखते हैं कि ये ऊंट के नतीला जैसा जितनी डिटेल उन्होंने बताई है अपने प्लॉट्स की और प्रॉपर्टीज़ की और वो किस तरह से उन्होंने ख़रीदी, कि कभी 47 लाख की खरीदी है, 6 करोड़ की बेची है,
फिर जो है ना वो 6 करोड़ कहाँ से आए, फिर वो कम प्रॉपर्टी खरीदी और फिर तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट, उसका जो आर्टिकल 2 है वो कहता है अनटच्ड बाय ग्रीड। ज़ाब्ता अखलाक के अल्फाज तो बड़े सख्त हैं। अनटच्ड बाय ग्रीड, एक जज जो है नहीं, लेकिन अब ये उसको सारे अपने माली मामलात में क्लियर रहना चाहिए। तो क्लियर है, वो यही बात कर रहे हैं कि हर चीज मेरी पब्लिक है, मैंने कोई ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई और मेरा मुझसे किसी टैक्स अथॉरिटी टैक्स अफसर ने नोटिस भी नहीं किया, जिस तरह जैसे सरदार तारे को किया। किसी की तो मुझसे क्यों पूछे? बारह किसी की जरूरत है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो उन्होंने कहा है कि जो एफबीआर का रिकॉर्ड है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी नहीं मंगवा सकती, इस पे तो मुझे एतराज़ है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और जजेस का रिकॉर्ड सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही मंगवा सकती है। और काजी फैज़ा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है या दूसरे जो सरकारी इदारों ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो सब इलीगल थी और विदाउट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन थी। तो इसका मतलब है वो जुडिशियल काउंसिल वो काम कर सकती थी। मसला यही है कि यहाँ पे जस्टिस नकवी जो है वो जस्टिस काजी फैज़ा के केस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं सारे का, लेकिन बहुत डिफरेंट है देखें और लेकिन इसके फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसके मेरिट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब तो उन्होंने पब्लिकली अपनी बात रख दी है सामने, तो मेरा ख्याल है कि उस पर मेरे जैसा एक लेमैन जो है वो उसका ये तासुर बन रहा है कि जज साहब जो हैं वो प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत दिलचस्पी रखते हैं और खासकर उन प्रॉपर्टीज की जिनके केस उनके सामने कहीं आ जाए। बहरहाल एनीवे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई किस्म की जंग चल रही है। क्या ये जंग जो है चेयरमैन पीटीआई के ख़ानदान के अंदर की है या चेयरमैन पीटीआई की पार्टी के अंदर की है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि एक नई ऑडियो लीक भी सामने आई है। एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक। एक छोटी सी अहम बात जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के केस से जुड़ी हैं। जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ये प्रॉपर्टी 25 जून 2022 को ख़रीद ली तो उसके ठीक 3 महीने बाद जो 2 माइनर छोटे बच्चे रह गए थे लीगल वारसों की फहरिस्त में शामिल होने से, उनको भी इस प्रॉपर्टी के बिकने के 3 महीने बाद जो है फिर वो शामिल कर लिया गया नादरा के रिकॉर्ड में बतौर लीगल वारिस। क्यों साहब ये कितना सिग्निफिकेंट है ये जो फैक्ट है, और क्या 3 महीने बाद जब ये बच्चे शामिल हुए तो क्या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को फिर भी नहीं बताया गया और क्या उनका आपस में बिल्कुल रब्ता ख़त्म हो गया था, फुल पेमेंट हो चुकी थी, अब कोई ताल्लुक नहीं था, आपस में रब्ता नहीं था बेचने वाले का? मतीला जान साहब एक तरफ वो जो है वो क्लेम करें कि वो 13 करोड़ की प्रॉपर्टी की कीमत है, 10 करोड़ की और वो नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ जो सेल डीड है, सेल डीड के अंदर ये 10 करोड़ 68,42,000 जो हैं वो रिसीव कर लिए गए हैं, ये वो मेंशन की हुई है। कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ आपको। The vendors hereby sell and transfer absolutely their all rights, titles and interest in the said property Bangalore to the vendee for a total sale consideration of 10 crore 68,42,000 rupees, all of which has been paid by the vendee to the vendor। मतलब उसी वक्त कट ऑफ कर दिया, मामला क्लोज कर दी ट्रांजैक्शन और उसके 3 महीने बाद माइनर बच्चों को भी। तो मतलब ये है कि और वो कहते हैं मुझे तो 21 नवंबर 2023 को 21 नवंबर को जब जुडिशियल काउंसिल ने बुलाया तो मुझे पता चला। ओह, और फिर मैंने इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के नतीजे में मुझे अब ये सारी चीजें पता लगी, ये पता चली। मतलब उनसे पहले जुडिशियल काउंसिल को पता लग गया, सारी दुनिया को पता चल गया। लेकिन विक्टिम जो है देखें बात ये है कि अब बर्डन मेरे ख्याल कंप्लेनेंट पे है, उनका तो ये मौक़िफ़ है कि मुझे पता ही नहीं था। हमारा कंप्लेनेंट पे बर्डन नहीं होता, जुडिशियल काउंसिल के अपने इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल काउंसिल ने करनी है। वो कहते हैं कि जनाब मुझे प्लॉट में दे देते हैं आके कोई नहीं, वो उनका एक ही चीज है, उन्होंने कहा जी कि मैंने इनकम टैक्स में डिक्लेयर की है, अगर कोई रद्दोबदल कुछ हुआ, कुछ चीज़ें हुई, कोई गलती हुई तो टैक्स अथॉरिटी मुझे नोटिस करे। एसजीसी का इख्तियार नहीं है, यही जो है वो जस्टिस काजी फैज़ा में जो है डिक्लेयर है और यही उनका नहीं। जैसे काजी फैज़ा में बराह रास्त जैसे काजी फैज़ा पे कुछ मतलब ऐसा, लेकिन उसमें ये चीज़ अब डिक्लेयर हो गई है, उसमें टैक्स रिकॉर्ड सरीना हिस्सा से रिलेटेड था जो कि एफबीआर ने पूछना था,
बराह रास्त जस्टिस काजी फईसा से रिलेटेड नहीं था। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बराह रास्त जज के बारे में टैक्स रिकॉर्ड पे सवाल उठ रहे हैं उनके नाम के ऊपर। नहीं, लेकिन उसमें अब यही अपील हुआ है ना कि जो मेजॉरिटी जजेस ने कि जब टैक्स इशू होगा, किसी के कोई मसला होगा, तो टैक्स अथॉरिटी नोटिस देंगी। वो जस्टिस मज़ाहिर कहते हैं मुझे तो नोटिस ही नहीं आया। चलें ठीक है, बहुत सी ऑडियो लीक्स का जिक्र हो गया जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ऑडियो भी थी, मगर आज एक नई ऑडियो सामने आई है साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियो, जिसमें वो एडवोकेट लतीफ़ खोसा से बात कर रही हैं और गिला कर रही हैं कि बज़ाहिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने उनके साथ तलखलामी की है और एडवोकेट लतीफ़ खोसा के बारे में कुछ सख्त बातें की है। आइए पहले सुनते हैं वो ऑडियो है क्या और फिर इस पर बात करते हैं। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था, मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें, आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? नहीं जी अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना। जी हसनात मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको, ये पीटीआई के अंदर का मामला है या एक फैमिली मैटर है? देखिए नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इसी वजह से अब समझ आई है कि जो सदारत है चेयरमैनशिप पीटीआई की वो बैरिस्टर गौर को क्यों दी गई। और बहुत से लोग कह रहे थे कि अलीमा खान ये को दिया जाएगा कि वो चेयरमैन उनको बनाया जाएगा। लेकिन अब समझ आई है कि क्योंकि इंटरनल रिफ्ट जो है वो लड़ाई की बातें हम सुन रहे थे, अब ये चीज़ मुबैना तौर पे एक आई है बात। और इसी वजह से बैरिस्टर गौर जो हैं वो उनको फॉर टाइम बीइंग जो है वो बनाया गया है कि बहुत से जो पीटीआई के लोगों से बात हो तो वो कहते हैं जी बस ये एक अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप यानी जो, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का डबल प्लस। अब ये तो बड़े ला नोइंग है, लेकिन हैंडसम तो हैं, हैंडसम है। और यही मेरे ख्याल देखा गया कि ये चीज़ और इन चीज़ों को कंसिडर करके ही इमरान खान साहब ने, हालांकि हामिद खान साहब बड़े बानी पीटीआई के हैं और मेंबर, वो उनको नहीं उन्होंने शामिल किया। और वो फिर खतरा था कि वो वापस ही ना मिलती फिर। ये मुझे ख्याल है कि अप्रीहेंशन थी और इमरान खान साहब अपनी राज से आगे उन्हें उस्मान बुज़दार मिल गए एक तो ठीक है बिल्कुल। वो ये चीज़ सब ये ऑडियो का ये सिलसिला कब रुकेगा? ये किसने रिकॉर्ड की होगी? ये तो फैमिली एक खातून वकील से बात करी, वो भी रिकॉर्ड होगी, लीक होगी। कौन करता है ये सब कुछ कयूम साहब? वाकई कौन करता है मजी? हाँ तो ये ऑडियो लीक्स कमीशन क्यों नहीं इसको फाइंडिंग? सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक कमीशन में मेरी तो अपनी रिकॉर्डिंग हुई है। ख्वाजा तारिक आपके साथ भी फ्रॉड हो गया? मेरे साथ भी बहुत बड़ा, मैं भी खुद विक्टिम। आप खुद विक्टिम? तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी अब जो है ना जाके किसी अदालत का दरवाजा खटखटाऊं कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन आप मतीउल्लाह जान साहब, बड़ी एक अजीब सी बात है ना, ये कैसे हो जाता है, कौन करता है? बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देखें खदशात। और जाहिर होता है कि जी ये किसके पास कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कैपेबिलिटी हो सकती है ना टैप करने की और सारा कुछ है। लेकिन क्या वाकई उन्होंने की है या नहीं की? अब तो ऐसी ऐसी डिवाइसेस हैं मतीउल्लाह जान साहब कि मेरे इस मोबाइल के अंदर अगर है या मेरा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया है तो वो आराम से सुन सकता है। अच्छा
उसके बाद मैं खुद एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो जो है अपनी हर कॉन्वर्सेशन जो है उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ और लीक भी कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया करीम साहब, मजीद ना डराए हमें। हमारे टेलीफोन जो है यही हमारा सहारा है। अगर ये भी हमने इस्तेमाल करने बंद कर दिए तो फिर हमारा क्या सबसे बड़ा स्पाई है। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। अब देखना यह है कि ऑडियो लीक्स के हवाले से जो आइनी दरख्वास्त पेंडिंग है उसमें स्टे हुआ हुआ है ऑडियो लीक कमीशन की कार्रवाई, वो आइनी दरख्वास्त का फैसला कब होगा, ऑडियो लीक कमीशन अपनी काम कब शुरू करेगा और ऑडियो लीक्स के हक़ाइक़ कब मंजर आम पे आएंगे। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।